हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसीजन थियरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में थोड़ा आगे पीछे दिया हो, इसलिए आप नंबर से फाइंड आउट कर लेना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹7 पर यूनिट एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹10। एक कॉमोडिटी का प्राइस है, सपोज करो आप एक ब्रेड का पैकेट रख रहे हो अपने पास जनरल स्टोर में, जिसका कॉस्ट ₹7 है और वो ₹10 में सेल होगा। द कॉमोडिटी कैन बी रिटर्न एट 5 इफ इट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग अ डे। अगर वो सेल नहीं हुआ आपके पास तो वही कंपनी वापस ले लेगी, लेकिन ₹5 आपको देगी। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स डिमांड एंड इज एज फॉलोज। How many units of the commodity should be kept daily? अब probability कितनी है वो हमें दिया हुआ है, हमें कितने यूनिट्स रखने चाहिए। So now आपको डिमांड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिमांड 0, 1, 2, 3, 4 और उसी की probability दी हुई है कि 0 यूनिट सेल होंगे, उसकी probability है 0.15, 1 यूनिट सेल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, 2 यूनिट सेल होंगे प्रोबेबिलिटी 0.25, 3 यूनिट सेल होंगे प्रोबेबिलिटी 0.35 एंड 4 यूनिट सेल होंगे प्रोबेबिलिटी 0.05। अब जितना ही डिमांड है उतने ही सप्लाई के कॉलम्स बनाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सप्लाई में xi इंटू पी एक्स आई, देन xi इंटू पी एक्स आई, हर एक में 2 कॉलम्स बना देंगे। अब हमें समझना है कि ये वैल्यूज आई कहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा, xi कैसे कैलकुलेट होगा। इससे पहले हमने जो EMV का सम किया था उसमें हमें xi डायरेक्ट दिया हुआ था, xi ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिख दिया 10 सेलिंग प्राइस, 7 कॉस्ट, ₹3 प्रॉफिट एंड लॉस ₹7 का कॉस्ट है। अगर वो कॉमोडिटी सेल नहीं हुआ तो ₹5 में कंपनी को वापस देंगे, ₹2 का लॉस हो जाएगा। लॉस हम -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि लॉस ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब आपको इन दोनों पर ध्यान रखना है। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं ध्यान से समझना। अब आपके पास 0 कॉमोडिटी का स्टॉक है, 0 सप्लाई है। इट मीन्स कि एक भी पैकेट आपके पास ब्रेड का पड़ा नहीं है। 0 प्रोडक्ट्स पड़े हैं और 0 कस्टमर आए तो प्रॉफिट 0 हो जाएगा। आपके पास पैकेट है ही नहीं, कस्टमर भी नहीं आया। अब आपके पास 0 पैकेट्स पड़े हैं और 1 कस्टमर आया, अब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं आया तो आप बेच भी नहीं पाओगे, तो भी प्रॉफिट 0। आपके पास एक भी पैकेट नहीं है और 2 कस्टमर्स आ गए तो भी प्रॉफिट 0, क्योंकि सेल ही नहीं होगा ना हमारा। अगर हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, 0 स्टॉक पड़ा है, ये सप्लाई है, सप्लाई यानी स्टॉक, हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, तो 1 कस्टमर आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए, हमारा प्रॉफिट तो 0, 0, 0, 0 ही रहने वाला है। और नेक्स्ट कॉलम होगा xi इंटू पी एक्स आई, तो xi इंटू पी एक्स आई 0, 0, 0, टोटल 0। नाउ अब आपके पास एक पैकेट पड़ा है ब्रेड का। अब एक पैकेट अवेलेबल है, ये सप्लाई कह सकते हो, अवेलेबिलिटी कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो। आपके पास एक पैकेट पड़ा है और पूरे दिन में एक भी कस्टमर नहीं आया, सो 1 और 0, सो एक पैकेट पड़ा है और कस्टमर 0 आए तो लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस हुआ -2। ठीक है ना। आपके पास एक पैकेट पड़ा है और सामने 1 की डिमांड है, 1 कस्टमर आया लेने के लिए, सो एक पैकेट पड़ा है, एक पैकेट आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट हो जाएगा ₹3 का। ठीक है ना। अब आपके पास एक पैकेट का स्टॉक पड़ा है और सामने कस्टमर्स 2 आए हैं लेने के लिए, तो आप एक कस्टमर को सेल करोगे और एक कस्टमर रिटर्न चला जाएगा, वापस चला जाएगा, तो हमें ₹3 का ही प्रॉफिट होगा। देन एक पैकेट पड़ा है और 3 कस्टमर्स आए हैं लेने के लिए, तो हम एक कस्टमर को एक पैकेट सेल करेंगे,
उसका प्रॉफिट होगा 3 रुपीज़, बाकी 2 कस्टमर वापस चले जाएंगे। अब है आपके पास एक पैकेट अवेलेबल और 4 कस्टमर लेने के लिए आए, तो आप एक पैकेट एक कस्टमर को दोगे जिसमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और बाकी के 3 कस्टमर वापस चले जाएंगे। सो ऐसे करके हमने ये कैलकुलेट किया एंड देन XI इंटू PXI, लॉस को हम नेगेटिव दिखाएंगे, टोटल 2.25। नाउ अब आपके पास 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं, 2 पैकेट आपके पास पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है, मैं ब्रेड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आपके पास 2 पैकेट पड़े हैं और पूरे दिन में 0 कस्टमर आए। अब पर पैकेट 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, ठीक है, पर पैकेट 2 रुपीज़ का लॉस। अब कस्टमर क्यों ना है 0, तो क्या होगा 4 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। 2 पैकेट्स हैं, एक भी पैकेट सेल हुआ नहीं, तो दोनों पैकेट पर 2 पैकेट्स 2 रुपीज़ लॉस, 4 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको सारे लेक्चर्स जो मेरे हैं वो सीक्वेंस में देखने हैं, बीच बीच में से मत देखना, समझ में नहीं आएंगे। सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखो। नेक्स्ट, अब आपके पास 2 पैकेट्स हैं और कस्टमर एक ही आया, तो अब देखो एक कस्टमर आया तो उस पर आपका प्रॉफिट होगा 3 रुपीज़, क्योंकि आप एक पैकेट सेल करोगे, और जो एक पैकेट बच गया उस पर हमें लॉस होगा 2 रुपीज़ का। सो प्रॉफिट 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ का लॉस, फाइनली 1 रुपी का नेट प्रॉफिट। तो ये 1 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास 2 पैकेट्स पड़े हैं और 2 कस्टमर्स आ गए। सो 2 पैकेट्स 2 कस्टमर्स ले जाएंगे, पर पैकेट 3 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारे पास है 2 पैकेट्स और 3 कस्टमर्स आए हैं, 3 का डिमांड आया है। सो 2 में से 2 कस्टमर्स को देंगे, एक कस्टमर रिटर्न जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 6 रुपीज़। नेक्स्ट, 2 पैकेट्स पड़े हैं, 4 की डिमांड है, 2 में से 2 को सेल करेंगे, बाकी 2 कस्टमर्स वापस चले जाएंगे। सो 2 कस्टमर्स को सेल करेंगे, 3 रुपीज़ पर पैकेट, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ऐसे हम XI कैलकुलेट करते हैं। देन XI इंटू PXI एंड आंसर इज 3.5। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास 3 पैकेट्स पड़े हैं। 3 पैकेट्स पड़े हैं और 0 कस्टमर आए, एक भी कस्टमर लेने नहीं आया। 3 के 3 पैकेट्स पर लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा, पर पैकेट 2 रुपीज़ लॉस हो रहा है, सो 3 पैकेट का लॉस हो जाएगा 6 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट, 3 पैकेट्स पड़े हैं और एक ही कस्टमर आया है लेने के लिए। अब जो एक कस्टमर आया, उस एक कस्टमर का प्रॉफिट होगा 3 रुपीज़, और बाकी 2 पैकेट नहीं बिके, पर पैकेट 2 रुपीज़ का लॉस, यानी 4 रुपीज़ का लॉस हो गया। 3 रुपीज़ का प्रॉफिट, 4 रुपीज़ का लॉस, नेट 1 रुपीज़ का लॉस आया, जो हमने यहाँ पर लिखा है -1। नाउ नेक्स्ट, 3 पैकेट्स पड़े हैं और 2 पैकेट्स के लिए कस्टमर्स आए हैं, 2 पैकेट्स की डिमांड है। अब 2 पैकेट सेल हो गए, पर पैकेट्स 3 रुपीज़, सो पर पैकेट 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2 पैकेट्स पर 6 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब 3 में से 2 पैकेट सेल हो गए, एक पैकेट सेल नहीं हुआ, उस एक पैकेट पर 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो फाइनली 4 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ। नाउ नेक्स्ट, अब 3 पैकेट्स पड़े हैं और 3 के कस्टमर्स आ गए, सो तीनों पैकेट बिक गए, पर पैकेट 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, सो टोटल 9 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हमारे पास 3 पैकेट्स पड़े हैं और 4 पैकेट्स के कस्टमर्स आए, तो 3 में से 3 बेचेंगे जिसमें 9 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, और एक कस्टमर हमारा रिटर्न चला जाएगा, वापस चला जाएगा। एंड नाउ XI इंटू PXI करेंगे एंड दिस इज टोटल
नाउ 4। अब है कि हमारे पास 4 पैकेट्स पड़े हैं, 4 पैकेट्स, और एक भी कस्टमर आया नहीं। अब 4 पैकेट्स पड़े हैं, एक भी कस्टमर नहीं आया, यानी पर पैकेट 2 रुपीज़ के हिसाब से 8 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। क्लियर? नाउ 4 पैकेट्स हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं और एक ही कस्टमर आया। अब अगर एक कस्टमर आया है तो उस एक कस्टमर का एक पैकेट पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब 4 में से एक पैकेट बिक गया तो 3 पैकेट्स नहीं बिके, सो 3 पैकेट्स पर पैकेट 6 रुपीज़ का लॉस, पर पैकेट 2 रुपीज़ का लॉस, यानी 6 रुपीज़ का फाइनल लॉस हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ ये पॉइंट। हमारे पास 4 पैकेट्स का स्टॉक है, उसमें से एक पैकेट के लिए कस्टमर आया, तो जो एक पैकेट सेल किया उस पर 3 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, और जो 3 पैकेट सेल नहीं हुए अनसोल्ड पैकेट्स हैं, पर पैकेट 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो 3 पैकेट्स पर 2 रुपीज़ यानी टोटल 6 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो फाइनली -3 लॉस हो गया। नेक्स्ट, 4 पैकेट्स हैं और 2 कस्टमर्स आए हैं लेने के लिए। सो 2 पैकेट्स की डिमांड है, पर पैकेट 3 रुपीज़ यानी 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और 4 में से 2 पैकेट सेल हुए, 2 सेल नहीं हुए, पर पैकेट 4 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। पर पैकेट 2 रुपीज़ यानी 4 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, तो टोटल नेट 2 रुपीज़ हमें बचेंगे। 4 पैकेट्स अवेलेबल हैं और 3 की डिमांड है। अब 4 पैकेट्स अवेलेबल हैं, 3 की डिमांड है, मीन्स 3 पैकेट सेल होंगे, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 9 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, और एक पैकेट जो अनसोल्ड रह गया उस पर 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। सो फाइनली हमें 7 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ये रहा 7 रुपीज़। एंड लास्ट 4 पैकेट्स हैं और 4 के 4 सेल हो गए, सो 4 इंटू 3 रुपीज़ पर पैकेट, 4 इंटू 3 12 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। एंड देन XI इंटू PXI करेंगे एंड टोटल करेंगे। अब ये जो EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू में जो हाईएस्ट आता है वो हमारा आंसर होता है। सो यहाँ पर हाईएस्ट 3.5 आ रहा है, वो भी 2 बार। तो हमारा कंक्लूजन होगा कि 2 और 3 आइटम्स शुड बी केप्ट डेली फॉर मैक्सिमम EMV 3.5। हमें या तो 2 आइटम्स रखने चाहिए या 3 रखने चाहिए, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू होगी 3.5। एंड हाँ, अगर हम इन दोनों में से कोई हायर वैल्यू आ जाती है, समझो एक में 3.5 है दूसरा 4 आ जाता है, तो हमारा 4 वाला ही आंसर होगा। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझना एंड नोट डाउन कर लो अब आप। ये लेक्चर आपका यहाँ पर ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।